हाँ, तो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे धातु का धातु के द्वारा विस्थापन। विस्थापन का तात्पर्य क्या होता है? उसे एक धातु जो है वो दूसरी धातु को उसके स्थान से हटा देता है, अर्थात वह उसका स्थान ले लेता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन, है ना। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन, जब वो अम्ल से क्रिया करती है तो क्या हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो वो क्या कर रही है, हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा दे रही हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप 7, उसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से धातुएं जो है वो दूसरे धातु का विस्थापन करती हैं। यहाँ देखिए बीकर लिया गया है, 5 परख नलियाँ हैं, परख नली स्टैंड है, पानी, कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम जो इंजेक्शन शीशी होती है ना उसकी सील लगी होती है वो ली गई है, और तांबे का तार। एक 100 ml के बीकर में 50 ml पानी लेना है और उसमें लगभग 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल करके उसे घोल लेना है। स्वच्छ विलयन की बराबर मात्रा है, आपको पहले विलयन तैयार करना है। कैसे विलयन तैयार किया? 100 ml का बीकर था, उस बीकर में हमने आधा भर लिया उसको, अर्थात 50 ml हमने पानी ले लिया और फिर उसमें हमने क्या डाला, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से घोल लेना है। अब ये जो विलयन तैयार हो गया है, इस विलयन की बराबर मात्राएं आपको 5 परख नली में लेना है, बराबर मात्रा आपको इन 5 परख नलियों में ले लेना है और इसको परख नली स्टैंड होता है उसमें रख देना है। अब इन परख नलियों में आपने जितने भी धातुएं लिए हुए हैं, जैसे क्या क्या लिया है, लोहे का टुकड़ा, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, तांबे का तार, ये जो आपने लिया हुआ है, हर एक परख नली में आप एक एक पदार्थ को डाल दीजिए। एक में लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए, एक में जिंक का टुकड़ा, एक में मैग्नीशियम का तार, एक में एल्यूमिनियम का टुकड़ा और एक में तांबे का तार। और अब परख नली को बिना हिलाए आपको कुछ देर वैसे ही छोड़ देना है। कुछ देर छोड़ने के पश्चात हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? जैसे लोहे वाले में दिखेगा आपको, विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। जिस विलयन को हमने परख नली में लिया है, जो कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसका रंग फीका पड़ जाता है और धातु पर तांबे की परत जमी अथवा नहीं, तो लोहे पर तांबे की परत जम गई, तो वो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, है ना। तो आपको मैं ध्यान दिला दूँ, तांबा उसको कहाँ से, वो परत कहाँ से आई, कॉपर सल्फेट का विलयन हमने घोल किसका बनाया है, कॉपर सल्फेट का, है ना। तो उस घोल में, उस विलयन में ये जो कॉपर है यही है तांबा, Cu, ठीक है। तो हमने उस परख नली में विलयन लिया था कॉपर सल्फेट का और उसमें हमने लोहा डाला था, तो जब कुछ देर तक वैसे ही बिना हिलाए छोड़ दिया तो क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग फीका पड़ गया। दूसरा क्या देखा, धातु पर तांबे की परत जमी अथवा नहीं, तो जो लोहा आपने लिया हुआ है उस पर इसी तांबे की परत जम जाती है और इसके अलावा कोई अन्य परिवर्तन हो तो। इसी प्रकार देखिए तांबे के लिए है, अब आपने इसमें क्या डाला है, तांबा, है ना, तो आपका विलयन भी है CuSO4, आपका जो विलयन है परख नली में वो क्या है, कॉपर सल्फेट का ही विलयन है और आपने डाला भी क्या है, तांबा, अर्थात कॉपर ही डाला है, ठीक है। तो क्या कोई परिवर्तन होगा उस विलयन के रंग में? कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उस धातु पर अर्थात तांबे पर कोई परत जमती है, क्योंकि हमारे विलयन में भी तांबा है और हमने उसमें डाला भी क्या है, तांबा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 5वीं परख नली में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि अन्य परख नलियों में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई धातु में विलयन से तांबे को विस्थापित कर दिया जा रहा है, अर्थात कॉपर को अलग कर दिया जा रहा है ना, और तांबे का स्थान वो ले रहे हैं। इसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातुएं तांबे से अधिक सक्रिय हैं, ठीक है। यानी 5वें वाले में तो तांबा ही लिया था, लेकिन 4 में तो हमने अलग अलग लिया था, तो ये चारों ने क्या किया, उनके कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया और उसकी जगह स्वयं आ गए। तो इस प्रकार वो सभी कॉपर से ज़्यादा सक्रिय हैं, ठीक है। तो इस सारणी में प्रयोग करने के पश्चात सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसके साथ भी क्रिया कराते हुए
ये बताना है कि कौन किसको विस्थापित करता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको देखिए सारणी के आधार पर धातुओं की सक्रियता श्रृंखला बनाई गई है। लिथियम, Li किसका है? लिथियम। ये लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, और सिल्वर और गोल्ड। धातु जितनी क्रियाशील होंगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करती है। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए, आपको इस प्रयोग में भी बताया था कि सोडियम को मिट्टी के तेल से बाहर निकाला करके, तो उसको रखा कहाँ पर गया था? मिट्टी के तेल में। क्यों मिट्टी के तेल में रखा गया था? तो सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, यह बहुत जल्दी पानी और वायु से क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको उससे बचाने के लिए ही केरोसिन में अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे छोर पर क्या है? सोना है। दूसरे छोर पर क्या है? सोना है, जो लगभग निष्क्रिय है, लगभग निष्क्रिय है। ये देखिए, वह तो अम्ल से भी क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस श्रेणी में आप बढ़ते से घटते क्रम की ओर जा रहे हैं। सक्रियता श्रेणी जो है, यानी इधर से आप जब आगे बढ़ेंगे, एरो का मार्क आप देख रहे हैं, एरो का मार्क ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, इनकी सक्रियता, उससे सक्रियता किसकी कम है? कैल्शियम की। कैल्शियम से फिर मैग्नीशियम की कम है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की कम है, एल्यूमिनियम से जिंक की कम है। इस प्रकार ये घटते हुए क्रम में यहाँ पर सक्रियता श्रेणी आपको बताई गई है। अब देखिए आगे, उत्कृष्ट धातुएं क्या है? तो आप बता सकते हैं ना कि आभूषण किन धातुओं से बनता है? सभी जानते हैं हम लोग, आभूषण ज़्यादातर सोने और चांदी के आभूषण, है ना। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि आभूषण किससे बनता है। सबसे कम सक्रिय धातु यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था? सोना। तभी जब सोने और चांदी के जेवर पहने जाते हैं तो ये चांदी के जेवर तो फिर भी थोड़ी क्रिया कर ही लेते हैं और वो काले भी पड़ जाते हैं, कुछ लोगों के शरीर में जल्दी काले पड़ जाते हैं, यानी जो चांदी के जो जेवर हैं वो जल्दी सोने की अपेक्षा क्रिया कर लेते हैं, परंतु फिर भी ये निष्क्रिय कहे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी देर से क्रिया करते हैं, तो इनकी जो सक्रियता है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इनका आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोने के उपयोग करने का यही एक मात्र कारण है कि उसकी निष्क्रियता। चांदी, सोना और प्लैटिनम धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। ये वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार के धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं की एक विशेषता यह है कि निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ पर पीले कलर के बॉक्स में देखिए सोने के बारे में। सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से वह कठोर हो जाता है, जिससे उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। सोने की मात्रा कैरेट के रूप में व्यक्त की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा 24 कैरेट का सोना, 23 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, ऐसा कहा जाता है। जो शुद्ध सोना होता है वह 100% सोना होता है, उसमें किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं की जाती है, जो कि 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है, सोने का कैरेट मान वैसे वैसे घटता जाता है। जैसे 23 कैरेट बोलेंगे या फिर 22 कैरेट बोलेंगे, अर्थात उस सोने में किसी अन्य धातु की मिलावट की गई है। 22 कैरेट सोने का अर्थ क्या होगा? 22 भाग सोना है और 2 भाग उसमें क्या है? चांदी या फिर तांबा मिलाया गया है, जिससे उसमें थोड़ी कठोरता आ जाती है। अगर हम शुद्ध सोना बोले 24 कैरेट का, तो वो नरम होता है। तो अन्य आभूषण बनाने के लिए उसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है, जिससे वो थोड़ा क्या हो जाए? कठोर हो जाए, ठीक है। इस प्रकार उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया? उत्कृष्ट धातु किसको कहते हैं? वायु, जल अथवा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। ऐसी धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। ये निष्क्रिय प्रवृत्ति की होती है और इस कारण से इनकी जो धात्विक चमक होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। अब इसके बाद देखते हैं संक्षारण। तो संक्षारण का क्या तात्पर्य है? आपने अक्सर देखा है लोहे में जंग लग जाता है ना। लोहे की कील है, पाइप है, कुछ समय तक उसको यदि हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह पर
उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप पाठ दिया हुआ है उसमें 3 परखनलियाँ ली गई हैं, लोहे की कीलें या फिर उसका छीलन ले लिया गया है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और पानी लिया गया है। तीनों परखनलियों में लोहे की 1-2 जंग रहित कीलें ली गई है। जंग रहित अर्थात पहली परखनली में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दूसरी परखनली में उबला पानी जो ऑक्सीजन रहित है, और तीसरी परखनली में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए, जिससे परखनली की वायु शुष्क हो जाए। आपको जंग रहित के मतलब बता दूं कि उसमें जंग नहीं लगा हुआ है ना। आपका जो कील है वो कैसा है, जंग रहित है, अर्थात पहले से जंग उसमें नहीं है। हमको यही प्रक्रिया देखनी है कि जंग कैसे लगता है, ठीक है। तो 3 परखनलियों में आपने सभी में ऐसा लोहा लिया है जिसमें कि जंग नहीं लगा हुआ है। पहली परखनली में आपने थोड़ा सा पानी डाला, दूसरी परखनली में आपने उबला पानी डाला अर्थात उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और तीसरी परखनली में थोड़ा सा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है जिससे परखनली की वायु शुष्क हो जाए। तीनों परखनलियों का मुंह रबर के कॉर्क से बंद कर दिया है। लाल कलर में आपको क्या दिख रहा है, कॉर्क दिख रहा है परखनलियों के मुख पर, तो उसको अच्छे से बंद कर दिया गया है। 2-3 दिन बाद परखनलियों का अवलोकन करना है और देखना है कि कीलों में जंग लगा अथवा नहीं, या किन कीलों में जंग लगा है, ठीक है। तो यह क्रियाकलाप ये क्या बताता है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता है। देखिए पहले में पानी था, दूसरे में उबला पानी था, तीसरे में कैल्शियम क्लोराइड था, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, जब हम देखते हैं कि किन कीलों में जंग लगा है, तो इसमें ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे नम वायु से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वायु में नमी है अर्थात उसमें उसको जल भी मिल जा रहा है और ऑक्सीजन तो है ही वायु में, तो उसमें जंग लग जाएगा। इसी से बचाने के लिए कुछ और भी उपाय किए जाते हैं, पेंट करना, ग्रीस लगाना, धातु की परत चढ़ाना, है ना, या मिश्र धातुओं का जो निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जाता है। मिश्र धातुओं का निर्माण आपको बता दूं मैं, शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो आप जानते ही हैं। लोहे पर आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए खाना पकाने के और ऑपरेशन में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है वो शुद्ध लोहे के नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि इसमें जंग लग जाता है। इसी तरह हमने क्या देखा है कि शुद्ध धातुएं कई बार ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं। इन धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए उनमें अन्य धातुएं या अधातुएं मिलाई जाती है। यदि हम शुद्ध सोने का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर शुद्ध सोना कैसा होता है, नरम होता है, जिसके कारण से अच्छे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार लोहे पर आसानी से जंग लग जाने के कारण से इसमें भी खाना पकाने के और ऑपरेशन करने के जो उपयोग किए जाने वाले उपकरण है वो नहीं बनाए जा सक रहे हैं शुद्ध लोहे से। तो इनको और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए ही इसमें अन्य धातुओं की मिलावट की जाती है, ठीक है। इस प्रकार इन धातुओं को और उपयोगी बनाने के लिए उसमें जो अन्य धातुएं या धातुएं मिलाई गई और इससे जो धातु प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। इस प्रकार बने मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी होती हैं। यहाँ पर एक सारणी में देखेंगे, पाँच 5.2 में यहाँ पर देखिए सारणी में एक मिनट, ये यहाँ पर कुछ मिश्र धातुओं के नाम दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से अवयव मिलाए गए हैं और उनका उपयोग कहाँ है। जैसे इस्पात के लिए है ना, इस्पात स्टील, इसमें लोहा और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है इस्पात को। इसका उपयोग जहाज, पुल, रेल की पटरियाँ बनाने में। इसी प्रकार जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, इसको मिलाकर बनाया जाता है। इससे बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण ये बनाए जाते हैं। कांसा जो होता है उसमें तांबा और टिन, इन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिससे मूर्तियाँ और सिक्के बनाए जाते हैं। पीतल में तांबा और जिंक, इन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है पीतल को, इससे भी बर्तन और मशीन बनाए जाते हैं। ड्यूरेलुमीन, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इसको मिलाकर बनाया जाता है। इससे प्रेशर कुकर, वायुयान के विभिन्न भाग बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर, इसमें तांबा, जिंक और निकेल, इन धातुओं से मिलाकर इसको बनाया जाता है और इसका प्रयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार धातु और अधातुओं के और भी उपयोग हैं।
यहाँ पर देखिए सारणी दी गई है, लोहा, सोना और चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, जिंक, कार्बन, कोयला, इनके उपयोग आप लोग स्वयं सोच करके यहाँ पर लिखिएगा। लेड का उपयोग, लेड का संकेत है Pb, ये लेड का संकेत Pb। इसका उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे जो होते हैं छोटे छोटे, टाका लगाने के तार एवं नलों के पाइप बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग मशीनों के विभिन्न भाग, उपकरण तथा रॉकेट निर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम तथा सोने की पतली पन्नी का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का उपयोग दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से धातुओं और अधातुओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इस पीले कलर के बॉक्स में आपको लेड और मरकरी धातु के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। लेड व मरकरी ऐसी धातुएं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है और ये धातुएं जीवों के शरीर में पहुंचकर अत्यंत विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लेड का उपयोग पेंट एवं बैटरी बनाने में किया जाता है। पेट्रोल जैसे पदार्थ के जलने से उत्पन्न धुएं में भी लेड और उसके यौगिक पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में पहुंचकर लाल रक्त कणिका, मस्तिष्क और हमारे लीवर को अर्थात यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं। मरकरी के यौगिकों का प्रयोग पेंट, कीटनाशी, कवकनाशी बनाने में किया जाता है। ये यौगिक हमारे शरीर में प्रदूषित पानी व दूषित भोजन जैसे मछलियों, सब्जियों के सेवन से पहुंचते हैं और हमारी किडनी को, गुर्दा या वृक्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ का जो धातु शिल्प है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप लोग पढ़िएगा। इस तरीके से यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। दो बनाई